सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द बैंकर के बारे में। यह कहानी है एक मामूली से लड़के की जिसके सपने बहुत बड़े हैं और वो सच में अपने सारे सपनों को पूरा भी करता है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने 1939 का दृश्य आता है। हम सड़क पर एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम है बर्नार्ड। वो जूते पॉलिश करने का काम करता है, मगर उसे सिर्फ पैसे नहीं चाहिए, उसे चाहिए ज्ञान। यहाँ पर सारे के सारे लोग बैंकर्स हैं। जितने भी लोग बातें करते हैं वो सबकी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनता है और अपनी कॉपी में लिखते जाता है, क्योंकि बड़ा होकर के उसे एक दिन अपना बैंक बनाना है। ज्ञान की उसकी भूख यहीं पर खत्म नहीं होती। जब भी उसे लगता है कि कुछ लोग बात कर रहे हैं तब वो जा करके सुनने लगता है। उसके ठीक पीछे एक बैंक है। बैंक वालों की जब मीटिंग चलती है तब वो वहां पर भी जा करके उनकी बातें सुनता है। एक दिन एक आदमी देख लेता है उसे बातें सुनते हुए। उसे लगता है कि यह बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, ये कहीं चोर तो नहीं है। तब वो उसे पकड़ने जाता है और बर्नार्ड भाग करके चला आता है घर पे। ये बात उसके पिता को पता लग जाती है। तब वो उसकी कॉपी को चेक करते हैं जिनमें ऐसी बातें लिखी हैं जिन्हें वो भी नहीं समझ पाते। वो बर्नार्ड को कहते हैं कि मुझे पता है तुम्हें अमीर बनना है, लेकिन तुम्हें इस बात को समझना पड़ेगा कि हम काले लोग हैं और गोरे लोग हमें कभी भी अमीर नहीं बनने देंगे। वो हमें अपने पैरों की जूती समझते हैं। तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम उनके जितना बड़ा नहीं बन सकते। मगर बर्नार्ड इन बातों पे ध्यान नहीं देता और वक्त ऐसे ही बीतने लगता है। अब साल आता है 1954 का और जगह है लॉस एंजलस। हम बर्नार्ड को देखते हैं जो अब जवान हो चुका है। उसका एक छोटा सा परिवार है। परिवार में उसकी पत्नी है और उसका एक बच्चा है। उसकी पत्नी का नाम है इनिस। अभी ये लोग इनिस के अंकल के घर पे आए हुए हैं ताकि इन्हें घर मिल सके। अंदर आने के बाद इनिस के अंकल बर्नार्ड को कहते हैं कि बगल में तुम्हें काम मिल सकता है। सिर्फ वही लोग हैं जो काले लोगों को काम दे रहे हैं। बर्नार्ड कहता है कि मैं उस काम के लिए नहीं बना हूँ, मुझे कुछ और करना है। तब इनिस के अंकल हंसने लगते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम्हें क्या करना है। वो कहता है कि मुझे रियल एस्टेट का बिजनेस करना है। मैं घरों को खरीदूंगा और उन्हें रेंट पे दूंगा। तब वो हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा सपना बहुत बड़ा है, तुम शायद सच्चाई से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं हो। अभी इनके पास रहने के लिए घर तक नहीं है और बर्नार्ड सैकड़ों घर खरीदना चाहता है। इनिस के अंकल इन्हें एक छोटा सा घर दे देते हैं किराए पर, जहाँ ये लोग रहना शुरू कर देते हैं। अगले दिन जब बर्नार्ड जा रहा होता है तब वो अपने साथ इनिस के कजिन को भी लेकर के जाता है छोड़ने के लिए, जिसका नाम है टोनी। जब वो टोनी को ड्रॉप कर रहा होता है तभी उसकी नजर पड़ती है एक गोरे लड़के पे जो टोनी का दोस्त है। उसका नाम है मैट। वो एक काले आदमी को गाड़ी चलाता हुआ देख करके चौंक जाता है और टोनी से पूछता है कि आखिर ये आदमी क्या करता है। तब वो बताता है कि वो घर खरीदता है। यहाँ से निकलने के बाद अब बर्नार्ड एक के बाद एक घरों के सामने जाता है जहाँ पर लिखा हुआ है फॉर सेल और सबके मालिक से बात करने की कोशिश करता है। उसे एक घर बहुत ही ज्यादा पसंद आता है जो बहुत ही कम दाम में मिल रहा है। तब वो इनिस को भी घर दिखाने के लिए लाता है और कहता है कि इस घर को हम खरीद सकते हैं, मगर चिंता की बात यह है कि इस घर की मरम्मत करवाने में बहुत सारे पैसे लगने वाले हैं और वो पैसे मेरे पास नहीं है। अगर घर की मरम्मत हो गई तो हम अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इनिस कहती है कि इस काम में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जहाँ मैं पहले काम करती थी वो आदमी तुम्हें पैसे दे सकता है। वो बर्नार्ड को लेकर के जाती है जो नाम के आदमी के पास, जो हमेशा ही लड़कियों से घिरा रहता है। वो जिस तरीके से बात करता है बर्नार्ड को लगता है कि आदमी किसी भी काम का नहीं है। जो उससे पूछता रह जाता है कि आखिर तुम इतने पैसों का क्या करोगे, तुम कैसे इसे वापस करने वाले हो। मगर बर्नार्ड उसे अपने बिजनेस के बारे में नहीं बताता और चुपचाप यहाँ से निकल जाता है। तब उसकी पत्नी इनिस उस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम इतने जजमेंटल कैसे हो सकते हो। वो आदमी सच में तुम्हारी मदद कर सकता था, लेकिन तुमने उसे ठीक से बात तक नहीं की। बर्नार्ड कहता है कि मुझे वैसे लोगों के साथ बिल्कुल भी काम नहीं करना। वो पहुंच जाता है पैट्रिक नाम के आदमी के पास और उसे सारी चीजें बता करके कहता है कि मुझे $10,000 चाहिए। एक बार घर की मरम्मत हो गई तब सारे के सारे पैसों की रिकवरी हो जाएगी और मैं आपके पैसे आपको लौटा दूंगा। मगर इस मैथ्स को अच्छे तरीके से पैट्रिक नहीं समझ पाता। वो बार बार सवाल पूछते रहता है और बर्नार्ड एक के बाद एक सही जवाब देता है, जिन चीजों को सुनने के बाद वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित होता है कि बर्नार्ड अपने काम में पक्का है और अपने कैलकुलेशन में भी। मगर इन सारी बातों को समझने के बाद भी वो मना कर देता है पैसे देने से, क्योंकि वो एक काले आदमी को पैसे नहीं देना चाहता। वो जानता है कि कहीं इस आदमी को कोई घर भी ना बेचे। तभी बर्नार्ड की नजर पड़ती है कैलेंडर पे जिसपे मिड सिटी बैंक का नाम लिखा हुआ है और मिस्टर रीड का भी। यानी पैट्रिक अपने पैसों को रखता है बैंक में और बैंक वालों के साथ काम करता है और बर्नार्ड को कैसे भी बैंक में जाना है। अगले ही दिन वो घुस जाता है बैंक के अंदर और जाकर के कहता है कि मुझे मिस्टर रीड से मिलना है। तब वो लोग मना कर देते, मगर बर्नार्ड इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। वो आकर के बैंक के बाहर खड़ा हो जाता है और अंदर से वो बोल करके आया कि जब भी रीड आए उसे कहना कि मैं बाहर ही। कुछ देर के बाद रीड आता है तो बर्नार्ड उसे भी सारी बातें बताता है और कहता है कि उसे लोन की जरूरत है, मगर रीड मना कर देता है। अब बर्नार्ड की एक बार फिर से उम्मीद टूट चुकी है। वो चला आता है घर पे। रात में जब वो सोया होता है तभी पैट्रिक उसके पास कॉल करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे धंधे में पैसे लगाने के लिए तैयार हूँ।
मुझे पता लगा कि तुम मेरे बैंक गए थे। मैं समझ चुका हूँ कि तुम एक जिद्दी आदमी हो और ऐसे ही लोग मुझे पसंद है, क्योंकि मैं भी बिल्कुल ऐसा ही हूँ। अब इन्हें पैसे मिल जाते हैं। बर्नार्ड बहुत ही ज्यादा खुश है। ये लोग पार्टी करना शुरू कर देते हैं। जिस पार्टी में जो भी आता है वो बर्नार्ड को देखने के बाद बहुत खुश है। आज वो उससे खुल करके बात करता है उसके बिजनेस के बारे में और बर्नार्ड के पास पैसे हैं। अगले दिन से ही वो रेनोवेशन का काम शुरू कर देता है। मदद के लिए वो टोनी को बुलाता है घर पे और टोनी अपने साथ मैट को भी लेकर के आता है। जब ये लोग काम कर रहे होते हैं तभी बाहर एक महिला आती है और एक काले आदमी को देख करके भड़क जाती है। वो इनसे कहती है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये गोरे लोगों की सोसाइटी है। बर्नार्ड कहता है कि मैं इस घर का मालिक हूँ। इस बात को सुनने के बाद वो और भी ज्यादा भड़क जाती है कि उनकी सोसाइटी में किसी काले आदमी ने कैसे घर खरीद लिया। तभी अंदर से मैट आता है। उसे देखने के बाद बर्नार्ड कहता है कि तुम्हें मेरे लिए काम करने में कोई दिक्कत तो नहीं है। मैट कहता है कि मैं तुम्हारे लिए काम करूं या किसी और के लिए काम करूं, मैं तो दूसरों के लिए ही काम करता आया हूँ। बर्नार्ड कहता है कि तुम मेरी बातों को समझे नहीं, मैं एक काला आदमी हूँ। काले आदमी के लिए काम करने में तुम्हें कोई दिक्कत? मैट कहता है कि बिल्कुल नहीं। तब दोबारा से ये लोग काम स्टार्ट कर देते हैं। काम बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा है। तभी 2 पुलिस वाले यहाँ पर चले आते हैं और मैट को कहते हैं कि एक महिला ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन किया है कि तुम नकली मालिक बन करके यहाँ पर फ्रॉड कर रहे हो। तभी मैट अंदर से आकर के कहता है कि यही मालिक है। तब पुलिस वाले उस पर भी भड़क जाते हैं और कहते हैं कि हम तुमसे बात नहीं कर रहे हैं। तुरंत बर्नार्ड पेपर्स निकाल करके दिखाता है। पेपर्स देखने के बाद वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं। कुछ समय के बाद जैसे ही काम पूरा होता है बर्नार्ड अपनी फैमिली को भी लेकर के आता है यहाँ पर। इस चीज को देखने के बाद बगल वाली महिला इतना ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि वो सोसाइटी छोड़ के चली जाती है। अब जैसे जैसे समय बीत रहा है काले लोग भी इधर घर खरीद रहे हैं। बर्नार्ड ने जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है। वो सच में फायदे में है। पैट्रिक भी इस चीज को देख पाता है कि बर्नार्ड एक मास्टरमाइंड है। उसने एक पुरानी सी प्रॉपर्टी को एक प्रॉफिटेबल प्रॉपर्टी बना दी और बहुत ही ज्यादा मुनाफा कमाया। वो बर्नार्ड को कहता है कि मैं पैसे लगाने के लिए तैयार हूँ, क्यों ना हम एक कंपनी खड़ी करें, मुनाफा में हम आधा आधा बांटेंगे, सारा का सारा इन्वेस्टमेंट मेरा होगा। बर्नार्ड को ये बात बहुत अच्छी लगती है क्योंकि पैट्रिक एक गोरा आदमी है और अगर गोरा आदमी कंपनी का चेहरा होगा तो वो लोग किसी भी प्रॉपर्टी को खरीद पाएंगे, कोई आनाकानी नहीं करेगा। वो मान जाता है। ये लोग कंपनी की शुरुआत करते हैं और एक के बाद एक प्रॉपर्टी खरीदना शुरू कर देते हैं। इनका काम जोरों शोरों से चल रहा है और बहुत ही ज्यादा ये लोग मुनाफे में भी हैं। बर्नार्ड घर खरीदता है और उसका रेनोवेशन का काम टोनी और मैट करते हैं। एक दिन बर्नार्ड अपनी पत्नी को लेकर के जाता है एक आलीशान महल में और पूरा घर दिखाते हुए कहता है कि इस घर के रेनोवेशन में कितना पैसा लगने वाला है। तब वो कहती है कि मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा, क्योंकि ये घर बहुत बड़ा है। तब बर्नार्ड कहता है कि अगर हम लोग यहाँ पे रहने लगे तो ये घर अब से हमारा है। तब वो खुश हो जाती है। सारी चीजें इनके मुताबिक चल रही है। तभी एक दिन पैट्रिक की पत्नी देखती है कि पैट्रिक की बिस्तर में ही मृत्यु हो गई है। ये सबसे बड़ा झटका होता है बर्नार्ड के लिए। उसके मौत के बाद जब सारे लोग एक साथ बैठते हैं तब पैट्रिक की पत्नी कहती है कि जितनी भी प्रॉपर्टी तुमने खरीदी है उसमें मैं तुम्हें 25% का हिस्सा दूंगी। तब बर्नार्ड कहता है लेकिन ये गलत, पैट्रिक से मेरी बात 50% की हुई थी। तब वो कहती है कि पेपर में तुम्हारा कहीं भी नाम नहीं है, अगर 25% लेना है तो लो, वरना अभी के अभी यहाँ से निकलो, बाद में तुम्हें एक ढेला नहीं मिलेगा। तब ना चाहते हुए भी बर्नार्ड को 25% लेना पड़ता है, मगर वो हार नहीं मानना चाहता। वो इस बारे में बात करने के लिए जाता है रीड के पास, मगर फिर से रीड उससे मिलने से मना कर देता है बैंक में। बाहर निकलते समय उसकी नजर पड़ती है बोर्ड पे। उसे समझ में आता है कि इस बिल्डिंग के अंदर सारे बड़े बैंक्स का दफ्तर है और उसके साथ साथ बड़े बड़े बिजनेसमैन का भी। इस चीज को देखने के बाद उसे एक नया आइडिया आता है। तब वो तुरंत पहुंच जाता है जो के पास और उसे अपनी पूरी बात बताता है। अब जो भी उसे सीरियसली ले रहा है क्योंकि उसे पता है कि पास्ट में बर्नार्ड ने क्या किया है और कितना बड़ा बिजनेस खड़ा किया था। जो उससे पूरा आइडिया जानना चाहता है। वो कहता है कि हमारा सबसे पहला आइडिया है उस बिल्डिंग को खरीदने का जिसके अंदर सारे के सारे बैंक्स हैं। एक बार बिल्डिंग हमारे नाम पे हो गई तब कोई भी बैंक हमें लोन देने से मना नहीं करेगा। अगर वो लोन देने से मना करते हैं तब उन्हें बहुत बड़ा झटका लगेगा क्योंकि हम उनकी लीज को भी रद्द कर सकते हैं और अगर वो हमें लोन्स देते रहे तब हम एक के बाद एक प्रॉपर्टी खरीदेंगे और प्रॉपर्टी को हम लीज पर दे करके मोटा पैसा बनाएंगे या उसे रेंट पर देंगे या रेनोवेशन करने के बाद अगर हम उसे बेचते हैं तो हमें तुरंत और भी मुनाफा मिल सकता है। जो कहता है कि तुम्हारे आइडिया में दम है, लेकिन इस बात को तुम क्यों नहीं समझते कि हम काले लोग हैं, कोई भी हमें प्रॉपर्टी नहीं बेचेगा। बर्नार्ड कहता है कि इसका एक आइडिया है मेरे पास। वो मैट को बुलाता है और पूरी बात बताता है। मैट कहता है कि मुझे बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता। बर्नार्ड कहता है कि तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो सारी चीजें तुम्हें मैं सिखाऊंगा, तुम्हें हमारी कंपनी का फेस बनना है। मैट कहता है कि मुझे थोड़ा समय चाहिए। वो घर जाता है, सोचता है और अगले दिन आकर के कहता है कि मैं तैयार हूँ। तब बर्नार्ड उससे कहता है कि मुझसे आकर के गोल्फ क्लब में मिलो,
तुम्हें सबसे पहले गोल्फ खेलना सीखना पड़ेगा क्योंकि सारी मीटिंग्स वहीं पर होगी। अगर तुम गोल्फ में किसी को मीटिंग के लिए बुलाते हो तो इसका बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अगले ही दिन से उसके गोल्फ की प्रैक्टिस की शुरुआत हो जाती है। मगर जो के पास भी इतने पैसे नहीं है कि वो पूरी बिल्डिंग को खरीद सके, तब वो अपने एक साथी को बुलाता है जिसका नाम है डोनाल्ड, और डोनाल्ड को ये लोग सारी बात बताते हैं। डोनाल्ड $2 लाख देने के लिए मान जाता है। अब सारी चीजें ठीक हो गई हैं, बस इन्हें मैट को तैयार करना है। ये लोग मैट को गोल्फ खेलना सिखाते हैं, उसके बाद रियल एस्टेट की सारी कैलकुलेशन बताने लगते हैं और समय समय पे उसका इम्तिहान भी लेते हैं। एक दिन मैट सच में अच्छा कैलकुलेशन करने लगता है। बर्नार्ड समझ जाता है कि अब वो तैयार है। अब उसकी मीटिंग होने वाली है उस बिल्डिंग के मालिक से जिसका नाम है चार्ल्स। चार्ल्स पहले नहीं आता, वो अपने आदमियों को भेजता है और उनके सामने अब मैट गोल्फ खेल रहा है और वो उनसे जिस तरीके से बात करता है वो लोग प्रभावित हो जाते हैं और उसके गोल्फ के स्किल को भी देख करके। तब वो फाइनली कहते हैं कि मिस्टर चार्ल्स अब आपसे मिलने के लिए तैयार हैं, वो आपको लंच पे बुला रहे हैं। जैसे ही मैट वहां से आता है ये लोग उसके लिए शानदार कपड़े खरीदते हैं और मैट की मीटिंग होती है चार्ल्स के साथ। पहली मीटिंग बहुत ही अच्छी जाती है। चार्ल्स ने बिल्कुल वैसा ही किया है जैसा इन लोगों ने बोला था, लेकिन दूसरी मीटिंग के लिए चार्ल्स अब डरा हुआ है क्योंकि आज या तो डील डन होगी या तो फिर डील खराब हो जाएगी। वो मन में सारे पॉइंट्स को दोहरा रहा होता है कि उसे कैसे बातें करनी है। आज कांटे की टक्कर होने वाली है। चार्ल्स एक के बाद एक सवाल पूछता है और मैट बिल्कुल सटीक जवाब देता है। अंत में डील डन हो जाती है। ये इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खबर है। अब इनकी जिंदगी पूरे तरीके से बदलने वाली है। एक के बाद एक ये लोग बिल्डिंग्स खरीदना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते ये तीनों रियल एस्टेट टाइकून बन जाते हैं। यहाँ तक कि इनकी तस्वीर भी आती है वाइस प्रेसिडेंट के साथ। सबको पता है कि ये लोग कौन है और कितना बड़ा इनका बिजनेस है। अपनी इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए बर्नार्ड अपने पिता के पास वापस अपने गांव जाता है। उसके पिता उसे देख करके बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। अगली सुबह वो अपने बेटे को लेकर के उसी बैंक के सामने जाता है जहां पर कभी वो जूते पॉलिश किया करता था। वो सारी चीजों को ध्यान से देख करके पुराने वक्त को याद करता है और वहां से आते ही पहुंच जाता है जो के पास। वो जो को कहता है कि मुझे उस बैंक को खरीदना है जिसके सामने मैं जूते पॉलिश किया करता था। जो कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, तुम रियल एस्टेट में हो, रियल एस्टेट में तुम्हारा दिमाग चलता हो, लेकिन बैंक चलाना बहुत ही अलग काम है। बैंक के मैथमेटिक्स बहुत ही अलग होते हैं, तुम बैंक नहीं चला पाओगे। मगर बर्नार्ड उसकी एक बात नहीं सुनता। वो तुरंत ही बुलाता है डोनाल्ड और मैट को और अंत में ये लोग बैंक को खरीद लेते हैं। मगर खरीदते समय एक डील होती है। जो बैंक का मालिक है वो अपने बेटे को 20% की हिस्सेदारी दे देता है जिसका नाम है फ्लोरेंस। अब जैसे जैसे समय बीतता है बर्नार्ड अपने नियम बनाने लगता है। पहले इस बैंक में काले लोगों को घुसने नहीं दिया जाता था, उसके साथ साथ उन्हें कभी लोन भी नहीं मिलता था अगर वो घुस भी जाते थे तब। लेकिन अब बर्नार्ड ने सारी चीजों को बदल दिया है। एक भी काले आदमी के लोन के अर्जी को नहीं ठुकराया जाता, सबको लोन मिलता है जिससे बहुत सारे काले लोग अच्छे घर खरीद लेते हैं और कुछ अच्छे बिजनेस भी कर लेते हैं। बस कुछ ही समय में बैंक का लोन दुगना हो चुका है जिससे बैंक फायदे में है। मगर एक वक्त के बाद फ्लोरेंस को इस बारे में पता लग जाता है कि बर्नार्ड क्या कर रहा है। ये लोग बहुत सारे काले लोगों को लोन दे रहे हैं। फ्लोरेंस पहुंच जाता है मैट के पास और कहता है कि मुझे पता है कि बैंक में क्या हो रहा है। बहुत सारे काले लोगों को लोन दिया गया है जो कि गलत है। इतने ज्यादा लोन को देखने के बाद यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट आ रहा है हमारे पास। वो जल्दी ही बैंक पर छापा मार सकते हैं और सारे रजिस्टर्स को चेक कर सकते हैं जिससे बैंक बंद भी हो सकता है। मैट तुरंत ये बात आकर के बताता है बर्नार्ड को। बर्नार्ड परेशान है क्योंकि वो सच में काले लोगों की मदद करना चाहता था। तब ये लोग नए स्कीम के बारे में बात करते हैं कि बर्नार्ड एक और बैंक खोले। जब 2 बैंक से लोन दिया जाएगा तब ज्यादा लोगों को शक नहीं होगा क्योंकि अभी ये लोग एक ही बैंक की मदद से इतने सारे लोन्स दे रहे हैं। जब लोन्स 2 भागों में बंट जाएंगे तब यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट को भी कोई शक नहीं होगा। मगर जो बर्नार्ड को कहता है कि तुम्हें संभल करके कदम उठाना चाहिए। बैंकिंग डिपार्टमेंट में आए हुए तुम्हें सिर्फ 3 महीने बीते हैं, तुम्हें इस डिपार्टमेंट में ज्यादा तजुर्बा नहीं है। तभी मैट कहता है कि मैं बहुत समय से तुम लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मुझे सारी चीजें तुम लोगों ने ही सिखाई है, लेकिन अब मुझे बराबरी का हिस्सा चाहिए, तभी मैं तुम लोगों के साथ और काम कर पाऊंगा। बर्नार्ड मान जाता है। वो लोग मैट को एक और बैंक खरीदवाते हैं। मैट जोरों शोरों से काम कर रहा है, वो बहुत तेजी से चीजों को सीख रहा है और ये लोग बिल्कुल पहले की तरह लोन्स भी दे रहे हैं। जैसा इन लोगों ने सोचा था सारी चीजें वैसी ही हो रही है। मैट भी ठीक से काम कर रहा है। तभी एक दिन इन्हें फ्लोरेंस कॉल करके कहता है कि हमारे बैंक के बारे में शायद लोगों को पता है कि हम गलत लोगों को लोन दे रहे हैं। सारे गोरे लोग इस बैंक से पैसे निकालना चाहते हैं, खास करके 14 ऐसे लोग जो सबसे ज्यादा अमीर है। अगर उन लोगों ने सारे पैसों को निकाल लिया तो हमारा बैंक खत्म भी हो सकता है। थोड़े समय के बाद जो इन्हें बताता है कि बैंक से 5 लोगों ने पैसे निकाल लिए, मगर अभी भी 9 लोगों को फ्लोरेंस ने रोक करके रखा है, जिससे इनके जान में जान आती है। तभी अगले दिन मैट को पता लगता है कि एक ऑफिसर आने वाला है बैंक में और वो उनके सारे रिकॉर्ड्स को चेक करेगा। वो तुरंत कॉल घुमाता है बर्नार्ड के पास
क्योंकि बर्नार्ड उससे ज्यादा समझदार। बर्नार्ड अपनी पत्नी से कहता है कि मैट दिक्कत में फंसने वाला है, अगर उस मीटिंग में मैं जा करके नहीं बैठा तब उससे गलती भी हो सकती है। उसकी पत्नी कहती है कि तुम डायरेक्ट गए तो ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, तुम सफाई वाला बन करके जाओ और बाहर खड़े रह करके उसकी मदद करना। पहले बर्नार्ड नहीं मानता, मगर बाद में वो मान जाता है। जैसे ही उनके मीटिंग की शुरुआत होती है, बर्नार्ड बाहर से इशारा करते रहता है कि आखिर मैट को क्या बोलना है, मगर एक वक्त के बाद वो ऑफिसर आकर के दरवाजा बंद कर देता है क्योंकि बात अब बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल होने वाली है। अब धीरे धीरे मैट फंसते जा रहा है क्योंकि इनके फाइल्स में बहुत सारे ऐसे लोन्स हैं जिन्हें बैड लोन में काउंट किया जाएगा। तब वो बाहर आता है वॉशरूम का बहाना करके और इनसे बात करता है और अंदर जाने के बाद दोबारा फंस जाता है। फाइनल निष्कर्ष ये निकलता है कि इन्हें $3 लाख का घाटा हुआ है क्योंकि कुछ लोन्स को ये लोग बता भी नहीं सकते जो अब इनके सर पे आने वाली है। मैट को बहुत अफसोस होता है कि उसने बर्नार्ड और जो के पैसे खराब कर दिए, वो भी $3 लाख। अब जैसे जैसे समय बीतता है हालत और भी खराब होने लगती है। एक दिन इन्हें पता लगता है कि मैट ने $3 लाख के बैड लोन्स खरीद लिए। तब ये लोग भाग करके पहुंचते हैं बैंक में और कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें पता है कि यह फ्रॉड में भी काउंट हो सकता है। मैट कहता है कि मैं बस घाटे को नाफे में बदलना चाहता था ताकि चीजें ठीक हो जाएं। तभी यहाँ पर ट्रेजरी डिपार्टमेंट वाले चले आते हैं और वो इनके बैंक का लाइसेंस रद्द कर देते हैं। फिर बैंक बंद हो जाता है। फिर जैसे ही बर्नार्ड और जो बाहर आते हैं, पुलिस वाले इन्हें गिरफ्तार करके लेकर के चले जाते हैं कि इन लोगों ने बैंकिंग सिस्टम में फ्रॉड किया है। लेकिन थोड़े समय के बाद इन्हें छोड़ भी दिया जाता है। इनका वकील बताता है कि तुम लोगों के ऊपर से सारे के सारे स्टेट चार्जेस हटा दिए गए हैं, मगर फेडरल चार्जेस अभी भी तुम लोगों के ऊपर लगेंगे। दूसरी तरफ हम मैट को देखते हैं जिसे वकील बताता है कि अगर तुमने कोर्ट में ये बात बोल दिया कि तुम्हें बर्नार्ड और जो ने ये सारी चीजें सिखाई और तुम्हें फंसाया, तब तुम बच सकते हो। सारे के सारे चार्जेस उनके ऊपर लग जाएंगे। अगर तुमने ये सच्चाई नहीं बताई तब तुम भी जेल जा सकते हो। मैट डर जाता है और कोर्ट में कहता है कि उसे ये सारे काम करने के लिए बर्नार्ड और जो ने कहा था, इसमें उसका कोई भी हाथ नहीं है। अब इनके ऊपर चार्जेस लग जाते हैं सारे के सारे। इनका वकील कहता है कि तुम लोगों के पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि जो भी मैट ने बोला है वो कबूल कर लो, तब तुम लोगों को कम से कम सजा होगी। लेकिन अगर तुम लोगों ने इस पे जवाब देने की कोशिश की तब मामला अच्छा भी हो सकता है और खराब भी हो सकता है। बर्नार्ड कहता है कि वो बात करेगा। वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। वो कोर्ट में जाता है और कहता है कि अगर आप सारे पेपर्स को निकाले तब सारे पेपर्स एक ही बात कहते हैं कि सारे इंसान बराबर हैं और सबको एक तरीके से जीने की आजादी है, मगर ये सरासर गलत है। हमारे समाज में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो यहाँ पर रंगभेद के बारे में बात कर रहा है कि काले लोगों के साथ क्या होता है। उसे बार बार जूरी कहते हैं कि तुम रंगभेद के बारे में बात नहीं कर सकते कोर्ट में, मगर वो नहीं मानता। कहता है कि जो भी छोटे लोग होते हैं उनके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज होते हैं, मगर पैसा ही उन्हें रोक करके रखता है और वो पैसे उन्हें मिलते हैं बैंक से। अगर उन्हें सही वक्त पे लोन मिल जाए तो वो अपना भविष्य संवार सकते हैं। वो अच्छे पैसे कमाएंगे, अच्छा घर होगा और अच्छा बिजनेस होगा उनके पास। मगर हम जैसे लोगों को लोन भी नहीं मिलता। उसी चीज को मैंने ठीक करने की कोशिश की, कोई भी उसकी बात को नहीं सुनता। उसे 3 साल की सजा सुनाई जाती है। उसके साथ साथ उसके पास जितनी भी प्रॉपर्टी थी फेडरल गवर्नमेंट उसे जब्त कर लेती है। अब 3 साल के बाद बर्नार्ड जेल से बाहर आता है। तब वो देखता है कि बाहर यूनिस और जो उसका इंतजार कर रहे हैं। बाहर आते ही बर्नार्ड कहता है कि चलो घर चलें। यूनिस कहती है कि कौन सा घर, सरकार ने सब कुछ जब्त कर लिया। तब वो मुस्कुरा करके देखता है जो की तरफ और यहाँ पर हमें पता लगता है कि गवाही से 1 दिन पहले मैट ने कॉल किया था बर्नार्ड के पास। तब बर्नार्ड ने उसे आखिरी काम करने के लिए कहा कि वो जो और बर्नार्ड के नाम पे 2 और प्रॉपर्टी खरीदे आखिरी बार, जिसके बारे में किसी को पता ना हो। और बर्नार्ड ने ऐसा ही किया, यानी कि अभी भी इनके पास पैसे हैं, ये पूरे तरीके से कंगाल नहीं हुए हैं। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।